तो हेलो डियर माय स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10 का साइंस का महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। मैं जितना प्रश्न बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में अवश्य आएगा, अवश्य 100% आएगा, 100% आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न है। पेपर में धुआं धुआं कर दो, केवल आप इतना पढ़ लीजिए, इतना में से ही आपका लघुत्तरीय प्रश्न आने वाला है बोर्ड एग्जाम 2024 में। अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपको रोज प्राप्त होता रहेगा। ठीक, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपने देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम बता रहा हूँ 2010 से लेकर 11, 12, 13, 14, यहाँ 12 भी लिख लीजिए। ठीक, 15, उसके बाद डॉट 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 2020 में भी पूछा है, 2021 में, 2022 में और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी दहन, यानी कि ऊष्माक्षेपी को दहन भी हम लोग कहते हैं। ठीक, एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, उसको उदाहरण सही समझाना है। आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में क्या अंतर होता है, इसे समझाइए, या ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो अपना उत्तर देख लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऊष्माक्षेपी देखिए, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो किसी नए पदार्थ यानी कि उत्पाद का निर्माण होता है। यानी कि उत्पाद क्या है, इसमें से उत्पाद ये है। ठीक, उत्पाद क्या है, उत्पाद CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पे जो है CH4 यानी कि मेथेन प्लस O2 यानी कार्बन, जब ऑक्सीजन जब आपस में मिल रहे हैं तो किस चीज का निर्माण हो रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O यानी कि पानी का, प्लस इसमें से क्या हो रही, ऊष्मा जो है वो बाहर निकल रही है। तो इसमें से ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसमें से क्या होता है, ऊष्मा भी बाहर निकलती है उत्पाद के फलस्वरूप। तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि इसमें का क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले देखिए, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, जब दो पदार्थ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, आपस में हो गए, मिल गए। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, आसपास की जितनी भी ऊष्मा होती है उन्हें वो अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आइए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2010 से लेकर मैं आपको बता दूं 2023 तक लगातार क्वेश्चन पूछा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाइए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है उसे देखिए आप लोग। देखिए एकदम शॉर्टकट भाषा में आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जब अम्ल यानी कि जिसका पीएच मान 7 से नीचे है, अम्ल और क्षार यानी क्षार मतलब जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, दोनों आपस में मिलते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। उसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। इसे ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, किस चीज का निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि पानी का निर्माण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण को, इसे NaCl को क्या कहते हैं, नमक यानी कि लवण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रिया पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं उसका रासायनिक सूत्र लिखता है, आपको लिखना है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। ठीक, इतना आप लोग लिख देंगे। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए सेकंड नंबर अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर, देखिए यहाँ पे अमोनियम जो क्लोराइड है उसे गर्म करने पर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड इसे जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, NH3 + HCl में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। NH3 + HCl से इसे आप फिर से क्या बना सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड बना सकते हैं। यानी कि ये जो चिन्ह है ये किस चीज़ का चिन्ह है, यानी कि किसी पदार्थ से आप कोई पदार्थ बना सकते हैं। अगर वो पदार्थ बन जाए, इस पदार्थ से क्या बना सकते हैं, फिर से यही पदार्थ का निर्माण आप कर सकते हैं। इस चिन्ह का मतलब यही होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, निस्थापन तथा भर्जन में क्या अंतर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले देखें निस्थापन। निस्थापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। देखिए एक बार और सुन लीजिए, निस्थापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी कि जहाँ पे वायु उपस्थित नहीं होते वहाँ पे गर्म किया जाता है। जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। इसे अनुपस्थिति में गर्म कर, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक, आप इसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझिए और इसे आप लोग तैयार कीजिए। देखिए दिख नहीं रहा था, सॉरी उसके लिए, इसे आप देखिए। ठीक, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आप क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सही समझाइए। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो देखिए कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है एवं सामान्य सूत्र, तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। सबसे पहले मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, OH लगा है, यानी कि OH क्या है, वो OH है क्रियात्मक समूह, तो होता है CH3OH। CH3OH जो क्या कहते हैं, मेथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल का सूत्र देख लीजिए, CH3CH2OH। OH क्या है, एक क्रियात्मक समूह है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसका समजातीय श्रेणी का क्या होगा, ये उदाहरण हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुधिर तथा लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है, तो रुधिर में पहला अंतर देखिए, रुधिर और लसिका में पहला अंतर, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोगी ऊतक होता है। जो रुधिर होता है, रुधिर मतलब होता है खून, भोजपुरी भाषा में या हिंदी भाषा में आप समझिए, ये गहरे लाल रंग का तरल संयोगी ऊतक है। ठीक, और लसिका क्या होता है, यह रंगहीन तरल संयोगी ऊतक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर देखिए, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं और लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों। उसके बाद देखिए 3 नंबर अंतर क्या आपका कहता है, इसमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसमें ऑक्सीजन जो होती है कम मात्रा में पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, जो रुधिर में जो ऑक्सीजन होता है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है और लसिका में जो ऑक्सीजन होता है वो किस चीज़ में पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, तो परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं ये देख लीजिए। जो परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। एक बार और देखिए, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। शॉर्ट आंसर में केवल आप इतना लिख लीजिएगा, 3 नंबर या 4 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक, उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए अपवर्तनांक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। आपको क्या दिया है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक, यानी आप लिखेंगे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1/sin c होता है। यानी कि ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है। 1/sin c के जगह आप किस चीज़ का मान रखेंगे, तो आप क्रांति कोण का मान रखेंगे, तो 1/sin 45 डिग्री। ठीक,
तो 1/sin45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। जब इसे आप ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा √2 हो जाएगा, यानी कि जो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक आएगा कितना आएगा, √2 आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये √2। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपसे पूछेगा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो दूर की वस्तुएं अच्छी दिखाई देती हैं और निकट की साफ साफ नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट की वस्तुएं हमें साफ साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया है। 25 वोल्ट यानी कि V बराबर कितना दिया है आपको, 250 वोल्ट दिया है, सॉरी 250 वोल्ट लिखा है। ठीक, आपको एम्पियर कितना दिया है, I बराबर कितना दिया है, 5 एम्पियर दिया है, I बराबर कितना दिया है, 5 एम्पियर। ठीक, उसके बाद देखिए फ्यूज वाले, इसे आप कर लीजिए, फ्यूज वाले 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, यानी कि माना कि n बल्ब जल सकते हैं। ठीक, माना कि हम लोग n बल्ब जल सकते हैं, तो n बल्ब जल सकते हैं यानी कि कितने वाट पे जल रहे हैं, 25 वाट पे जल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कर लेंगे P बराबर n गुणे 25 हम लोग कर लेंगे। ठीक, यानी कितने कितना बल्ब जल रहा है, n गुणे 25 बल्ब जल रहा है। ठीक, तो P बराबर क्या हो जाएगा, n 25 हो जाएगा, ये इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। सबसे पहले देखिए आपको दिया है V और I दिया है, तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर VI आप लोग जानते हैं, P बराबर VI एक फॉर्मूला होता है, इसे आप लोग जानते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आपको P कितना दिया है, 25N दिया है, 25N दिया है, इक्वल टू आपको V कितना दिया है, 250 दिया है, और I कितना दिया है, 5 एम्पियर दिया है, 5 एम्पियर, और B कितना है, 250 है। और सबसे पहले देखिए ये आपसे इनटू में है तो इधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, n बराबर 250 गुणे 5 डिवाइड बाई 25। अब देखिए ये 5 से 5 बार में कट गया, 50 25, ये 5 से कितने बार में कट गया, 50 25 0, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कितने बल्ब जल सकते हैं, 50 बल्ब आपके जल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त बंधु भाई अगर क्लास 10 की 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो इस चैनल को आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ के 90% प्लस ला सकते हैं। 100% मैं वादा दे रहा हूँ, 100% मैं वादा दे रहा हूँ। मैं जितना पढ़ाऊंगा केवल आप उतना पढ़ लीजिए, आपका 90% प्लस आएगा, इससे कम नहीं आएगा। 101% की मैं गारंटी देता हूँ आपको। थैंक यू।